चलिए आज हम भाषा शिक्षण के अंतर्गत वाचन के बारे में, स्पीकिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले आपको मैं भाषा जो कौशल है उसमें पहला जो कौशल है श्रवण, अर्थात सुनना, मतलब जिसे ग्रहण किया जाए उसी को कहेंगे श्रवण। तो उसके बारे में हम बता चुके हैं, हमारा YouTube पर आपको यह वीडियो मिल चुका है। आज हम भाषा जो कौशल है उसके अंतर्गत जो दूसरा क्रम आता है जिसका नाम वाचन, स्पीकिंग, के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आखिर वाचन है क्या। वाचन मतलब स्पीच का ही शाब्दिक अर्थ है स्पीकिंग, जिसमें कि बोलने के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है। और वो बोलना कैसे है, तो बोलने के लिए बच्चों को ध्वनि व्यवस्था का ज्ञान कराया जाता है, उसके बल का ज्ञान कराया जाता है, लय का ज्ञान कराया जाता है, स्वराघात का ज्ञान कराया जाता है, गति का तथा विराम जिसे हम यति भी कहते हैं के बारे में ज्ञान कराया जाता है। इसका जब वो समुचित उपयोग करके अपना बोल लेते हैं, वाचन कर लेते हैं, तभी हम कहेंगे उन्होंने वाचन करना सीख लिया है। और इसका जो प्रयोग होता है यह सस्वर ही होता है, इसमें कभी साइलेंट नहीं बोलना है, हमेशा बोलना है ओरल। आपको मुंह से आवाज निकलना ही चाहिए, ध्वन्यात्मक उच्चारण होना ही चाहिए। तो इसका जो प्रयोग है यह प्रारंभिक कक्षा में होता है, प्राथमिक कक्षा में होता है, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे होते हैं, वे पहली बार विभिन्न प्रकार के शब्द को देखते हैं, वाक्य को देखते हैं। तो वे कोई शब्द होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त प्रकार के जो शब्द होते हैं उसको संयुक्त पद को उच्चारण में जो कठिनाइयाँ होती हैं इसको दुरुस्त करने के लिए वे उचित तरीके से उच्चारण कर सके, समुचित उच्चारण कर सकें, इसके लिए उन्हें वाचन का अभ्यास कराया जाता है। तो वाचन का मतलब है सिर्फ लय, गति, आरोह अवरोह विराम के साथ उचित ध्वनि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बातों को कहना, बोलना, शब्दों का उच्चारण, पदों का उच्चारण कर लेना, वाक्यों का उच्चारण कर लेना। तो यहाँ इसका मतलब है समुचित तरीके से जो उच्चारण किया जाए। तो वाचन के बारे में आपको ऑलरेडी जो मौखिक एक्सप्रेशन है, ओरल एक्सप्रेशन है, उसमें हम आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता चुके हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति में हम बहुत सारी चीज़ आपको बता चुके हैं कि वाचन को कैसे दुरुस्त करना है, क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे संशोधन करना है। तो चलिए वाचन के बारे में ऑलरेडी हमारा बात मौखिक अभिव्यक्ति में हो चुका है, ओरल एक्सप्रेशन में। तब हम बढ़ते हैं भाषा कौशल के तीसरे क्रम में जिसका नाम है रीडिंग, अर्थात पठन। पठन जो है या श्रवण के समान है। श्रवण में भी जो हम ध्वनि सुनते हैं वह ध्वनि का संकेत वो हम ध्वनि को आवाज के हम ग्रहण करते हैं, हम उसके अर्थ को ग्रहण करते हैं कि क्या कहा गया है। तो जब ग्रहण करते हैं तो वो हमारा लिसनिंग हो रहा है। जो ध्वनि श्रवण इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाए तब लिसनिंग है। इसमें पठन में क्या है, किसी दूसरे के द्वारा जो लिखित सामग्री है, मुद्रित सामग्री है, उसको हम पढ़ते हैं अपने दृश्य इंद्रियों को देख करके, वाग इंद्रियों का प्रयोग करके। तो जब हम लिखित या लिखित चीज़ों को, मुद्रित चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं तो उसके भाव को भी ग्रहण करते हैं, अर्थ को भी ग्रहण करते हैं, तब हम इसे पढ़ना कहेंगे, पठन कहेंगे। अन्यथा यह पठन नहीं है। सिर्फ अगर हम उचित तरीके से बोल रहे हैं तो वाचन है, लेकिन जो वाचन कर रहे हैं उसको हम अर्थ भी ग्रहण कर रहे हैं कि क्या कहा गया। जैसे कानन कुंडल कुंचित केसा, तो हम सही तरीका से अगर केवल उच्चारण किए कानन कुंडल कुंचित केसा, तो मैंने क्या किया, सिर्फ वाचन किया। क्योंकि हमसे कोई पूछे कि कुंचित का मतलब क्या है, अगर मैं नहीं बता पाता हूँ तो मैंने सिर्फ क्या किया, कुंचित का उच्चारण किया है, वाचन किया है। लेकिन अगर कोई पूछे कि कुंचित का मतलब क्या है, इसका आपने जो उच्चारण किया इसका अर्थ क्या होता है, और मैं बता दिया घुंघराले बाल, तब हम कहेंगे कि मैंने पठन भी किया है। तो पठन का मतलब है कि जो लिखित सामग्री है, मुद्रित सामग्री है, उसके अर्थ को भी ग्रहण करना, समझते हुए पढ़ना, तब हम उसे पठन कहते हैं। तो
यह भाषा सीखने का तीसरे क्रम है। यह भाषा कौशल का तीसरा स्थान आता है, पठन कौशल। तो पठन के जो प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ रीडिंग, इसके दो प्रकार हैं। पहला है मौखिक पठन, ओरल रीडिंग, और दूसरा है मौन पठन, साइलेंट रीडिंग। तो शिक्षा शब्दकोश में मौखिक पठन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा गया है, समझाते हुए कहा गया है, मौखिक पठन उच्च स्वर में पठन की क्रिया। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार मौखिक पठन उच्च स्वर में पठन की क्रिया है। मतलब इसका जो भी उच्चारण होगा वो उच्च स्वर होना, ध्वनि होना चाहिए, चुपचाप नहीं इसमें उच्चारण करना है। तो मौखिक पठन के लिए ध्वन्यात्मक उच्चारण किया जाना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से हम मौखिक पठन को समझे। और मौन पठन में क्या है, हमें जो भी अपना पढ़ना है वह मौन होकर के, माने ओठ भी हिलना नहीं चाहिए, तब हम मौन पठन करेंगे। तो चलिए हम अभी बात करें पहला जो पठन के प्रकार है जिसका नाम है मौखिक पठन, हम उसके बारे में भी बताने जा रहे हैं। मौन पठन इसके बाद हम बताएंगे। तो चलिए मौखिक पठन का महत्व को समझते हैं कि मौखिक पठन का महत्व क्या है, क्यों बच्चे से मौखिक पढ़वाना चाहिए। तो पहला है, इससे बालकों में जो झिझक होती है, झिझक, लज्जा, हिचकिचाहट, वो खत्म हो जाती है। और दूसरा क्या है, शब्द का जब उच्चारण करते हैं तो उससे क्या होता है, उनका शुद्ध उच्चारण करने की क्षमता का विकास हो जाता है, वे शुद्ध उच्चारण कर पाते हैं। अगला है तीसरा, जब किसी शब्द की बनावट, अक्षर विन्यास को देखते हैं कि कौन अक्षर कैसे लिखा हुआ है, तो देखने से क्या होता है, उनको उस शब्द में जो अक्षर हैं उसकी बनावट का जो है वो दिमाग में बैठ जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि वो आसानी से उस अक्षर विन्यास को लिखने में मदद मिल जाता है। और इससे क्या होता है, उनके शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है। और चौथा है, इसमें एक साथ बालक की जो दृश्य इंद्रियां हैं, नयन, आँख, वाग इंद्रिया मतलब मुख और मस्तिष्क, ये तीनों सक्रिय रहते हैं, एक साथ तीनों सक्रिय रहते हैं। पांचवा है, इसका जब अधिक अभ्यास बालकों में किया जाता है, समुचित अभ्यास कराया जाता है, इससे क्या होता है, बालक के अंदर वाद विवाद करने की क्षमता का विकास होता है, भाषण करने की क्षमता का विकास होता है, ये इस सब कला में निपुण हो जाते हैं। तो हमने इसके महत्व को देखा। अब हम मौखिक पठन के उद्देश्य को समझते हैं। तो मौखिक पठन का उद्देश्य क्या है, क्यों मौखिक पठन कराया जाना चाहिए, एक शिक्षक को मौखिक पठन क्यों कराना चाहिए। तो इसका उद्देश्य है, पहला, इससे इसका प्रयोग करने से बालक शुद्ध उच्चारण करने के योग्य बन जाते हैं। दूसरा है, इसका प्रयोग करने से वाचक उचित स्वर निकाल पाते हैं, हर्ष है तो कम मात्रा, दीर्घ स्वर है तो अधिक मात्रा, तो उचित स्वर के साथ उच्चारण कर पाते हैं। यति मतलब बता ही चुके हैं, पौष अर्थात विराम, कुछ देर रुकना, गति तथा लय से पठन करने की योग्यता की क्षमता का विकास होता है। और तीसरा है, ध्वनियों को उचित आरोह अवरोह तथा विराम चिन्हों के अनुसार, कहाँ हमें कितना देर लिखना है, कौन सा विराम चिन्ह है, इसके अनुसार उनमें पढ़ने की क्षमता का विकास हो जाता है। चौथा, पढ़कर अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, उसके भाव ग्रहण कर लेते हैं, यह इस योग्यता का विकास हो जाता है। पांचवा है, छात्र जब पढ़ते हैं तो उनके अंदर आत्मविश्वास का भावना का विकास होता है, आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है कि मैं पढ़ ले रहा हूँ, मुझे पढ़ने आ गया है। तो इस प्रकार से उनके अंदर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करने का भी एक उद्देश्य है। तो मौखिक पठन के प्रकार पर हम चलते हैं, उद्देश्य को देख के मौखिक पठन के प्रकार। मौखिक पठन दो प्रकार के होते हैं, एक संख्या के आधार पर और दूसरा है एक कक्षा शिक्षण के आधार पर। तो संख्या के आधार पर मौखिक पठन के दो वे हैं, एक व्यक्तिगत पठन इंडिविजुअल रीडिंग और दूसरा है सामूहिक पठन मतलब ग्रुप रीडिंग। तो व्यक्तिगत पठन क्या है, जब एक बार में एक ही छात्र जब किसी पाठ को पढ़ता है तब उसे कहेंगे व्यक्तिगत पठन। और सामूहिक पठन क्या है, जब कक्षा के सभी छात्र एक साथ
जब किसी विषय को पाठ को पढ़ते हैं तब हम उसे कहेंगे सामूहिक पठन। तो हमने मौखिक पठन का पहला प्रकार जो देखा हुआ किसके आधार पर था, यह संख्या के आधार पर था। अब हम कक्षा शिक्षण के आधार पर मौखिक पठन के 3 प्रकार होते हैं, इसको समझेंगे। तो कक्षा शिक्षण के आधार पर मौखिक पठन के 3 भेद होते हैं। पहला है आदर्श पठन। आदर्श पठन वह पठन है जिसमें कि शिक्षक द्वारा ही सबसे पहले पाठ को पढ़ करके सुनाया जाता है, ताकि बच्चे उस हरेक शब्द वाक्य के जो कठिनाई है वे उसका आसानी से दूर कर पाते हैं। जब शिक्षक शुद्ध उच्चारण करके सबसे पहले प्रस्तुत करते हैं तो उसको छात्र ग्रहण कर लेते हैं, ताकि वे जब पढ़ेंगे तो वे शुद्धता पूर्वक पढ़ पाएंगे, क्योंकि शिक्षक पहले पढ़ चुके हैं। तो आदर्श जो पठन होता है शिक्षक द्वारा ही किया जाता है। आदर्श पठन का मतलब हुआ जो शिक्षक द्वारा पढ़ा जाए, और यह हमेशा शिक्षक द्वारा पहले पढ़ा जाता है। इसके उपयोग के बारे में, किस प्रकार इसका उपयोग करना चाहिए, आदर्श पठन का इसके उपयोग को बताते हुए हुपरिकर महोदय कहते हैं कि अक्षरों का अंतर होना चाहिए। मतलब शब्द में जो भी अक्षर है उस सब का अंतर हो। हुपरिकर महोदय के शब्दों को पहले हम लोग ग्रहण करते हैं। हुपरिकर महोदय ने कहा है अक्षरों का अंतर, माधुर्य, उचित पदच्छेद, सुरम्य ध्वनि, गंभीरता, ध्वनियों का लय और गति। इस प्रकार से हुपरिकर महोदय ने कहा है। तो शिक्षक को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हुपरिकर महोदय के शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, उनके कथनों का ध्यान रखना चाहिए कि मौखिक पठन इस प्रकार शिक्षक प्रस्तुत करें छात्रों के सामने, ताकि छात्र जब पढ़ें तो वे उसे भली प्रकार प्रस्तुत कर सकें। और अनुपठन क्या है? अनुपठन है जो बड़े बड़े, जैसे संस्कृत के श्लोक बड़े बड़े होते हैं, तो जो बड़े बड़े श्लोक होते हैं, छंद होते हैं, उनको छोटे छोटे अंशों में प्रकट किया जाता है। इसमें क्या करता है शिक्षक, सबसे पहले जिस अंश को बोलता है उसी अंश को छात्र बोलते हैं, फिर अगले भाग को शिक्षक बोलते हैं, फिर उसी भाग को, जिस भाग को शिक्षक द्वारा बोला गया उसी भाग को पुनः छात्र द्वारा बोला गया। इसी प्रकार की किसी श्लोक के छोटे छोटे अंशों को शिक्षक द्वारा बोला जाता है और उस भाग को जब छात्र द्वारा बोला जाता है, इस प्रकार से उन्हें पढ़ने की क्षमता का विकास होता है। तो यह अनुपठन हुआ। और तीसरा है अनुकरण पठन। अनुकरण का पठन का मतलब हुआ जो पीछे से, मतलब आदर्श पठन हुआ शिक्षक द्वारा किया गया और अनुकरण पठन हुआ छात्र छात्राओं द्वारा किया जाता है। विद्यार्थी द्वारा जो पठन किया जाता है उसे अनुकरण पठन कहते हैं। तो हमने अनुकरण पठन को देखा। अब हम मौखिक पठन के दोष पर चलते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने 14 प्रकार के पठन को दोषों में कहा है कि इस प्रकार से अगर पठन किया गया, ये 14 प्रकार के उन्होंने दोष को बताया मौखिक पठन के दोष के अंतर्गत। पहला है शंकित होकर पढ़ना, मैंने शंका करके पढ़ना कि हइयो है लिखल कि नहीं है लिखल हो। दूसरा है भयभीत होकर पढ़ना, एकदम थर-थर इसे कांपते हुए पढ़ना, ये गलत है। तीसरा का है चिल्लाकर पढ़ना, चिल्लाकर नहीं पढ़ना चाहिए, यह चिल्लाकर पढ़ा यह दोष है। चौथा है अस्पष्ट पढ़ना, मैंने किसी को सुनाइयो दे रहा है नहीं सुना रहा है तो अस्पष्ट पढ़ना भी दोष है। पांचवा है अनुनासिक पढ़ना, नाक से पूछे ल, तो नाक से उच्चारण करके पढ़ना दोष है। छठा है कौवे की तरह कर्कश स्वर बोला, तो कर्कश स्वर नहीं निकलना चाहिए। कोई भी आप पढ़िए तो साफ साफ पढ़िए। मूर्धा से पढ़ना खर बर ल, माने बार बार जीभ को उस पर नचाना, ये गलत पठन है। आठवां है समुचित उच्चारण करके न पढ़ना, पूरा उच्चारण किसी को सुनाइए नहीं दे रहा है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो यह दोष है। स्वरहीन पढ़ना, माने स्वर की जो मात्रा है उस स्वर आपको पता नहीं चल रहा है कि आपका स्वर लगेगो कि नहीं लगाए हैं, तो स्वर रहित जब पढ़िएगा तो दोष हो गया। 10वां है नीरस ढंग से पढ़ना, बिना मन के पढ़ना भी यह दोष है। अगला है मिला मिला कर पढ़ना, जैसे क म ल कमल, आ ज आज, खिला खिला, तो मिला मिला कर पढ़ना दोष है। अगला है विषम आरोह अवरोह
जो जो पढ़ा जाता है और वो विषम तरीका से यह दोष होता है। अगला है व्याकुलता से पढ़ना, घबरा घबरा कर हम पढ़ना, ये गलत है। अगला है तालुहीन की तरफ पढ़ना, मतलब तालु का जहाँ उच्चारण होना चाहिए वो नहीं हो रहा है तो वह भी गलत है। अब महर्षि पाणिनि ने निम्न 6 दोषों को पठन का दोष माना है। उनका का नाम है गा गा कर पढ़ना। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, ऐसा पढ़िएगा तो बिल्कुल गलत है। दूसरा है अधिक शीघ्रता से पढ़ना, मतलब तेज गति से। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 हुआ था, तो अधिक शीघ्रता से पढ़ना दोष है महर्षि पाणिनि के अनुसार। और तीसरा है पढ़ते समय सिर हिलाना, कुछ भी पढ़े तो सिर हिला हिला कर पढ़ना, गलत है। चौथा चुपचाप पढ़ना, मौखिक पढ़न का मतलब चुपचाप नहीं पढ़ना, मौखिक पढ़न बोल के आपको ही पढ़ना है, ध्वन्यात्मक आवाज आपको होना चाहिए, ध्वनि निकलना चाहिए। तो चुपचाप पढ़ रहे हैं तो यह गलत पठन है, मौखिक पठन का दोष है। अगला है अर्थ को समझे बिना, अगर आप पढ़ रहे हैं और अर्थ नहीं समझ रहे उस शब्द का क्या अर्थ है, यह बिल्कुल गलत है, यह भी पठन का दोष है। अगला है दबे स्वर में पढ़ना, किसी को साफ साफ सुनाई नहीं पड़ रहा, यह दोष है। इस प्रकार से हमने पठन के अंतर्गत मौखिक पठन के कुछ विषय को देखा। अब हम अगले विषय के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, अगले भाग के बारे में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।